हेलो एंड वेलकम टू यूनिक क्रिएटर। सो PT 365 जो है इकोनॉमी की, वो हम कवर कर रहे हैं और ये उसका पार्ट नंबर 5 होगा। सो आप लोग किसी ने बोला था आप लोगों में से कि PDF की क्वालिटी अच्छी नहीं है पेजेस की, तो वो मैं इश्यू रिजॉल्व कर दिया। आई होप आप यहाँ पे देख के चेक कर सकते हो कि अब ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो टॉपिक्स क्या हैं यहाँ पे? एक्सटर्नल सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट इन इंडिया, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023। देन इसके अंदर कई टॉपिक्स हैं। देन हम यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ग्लोबल ट्रेड बैरियर्स, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, डी डॉलराइजेशन, रेमिटांसेस, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज एंड इंक्रीज इन IMF पुट अप। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे। सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट इन इंडिया। ओके, ये न्यूज़ में क्यों आया था? बिकॉज इंडिया का जो रुपी है उसका वैल्यूएशन हुआ था अगेंस्ट करेंसी। किसकी करेंसी? मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स जो है उनकी करेंसी के अगेंस्ट, एंड सर्ज हुआ नियर 2 ईयर हाई। किस वजह से हुआ था ऐसा? क्योंकि सेंट्रल बैंक का इन्वेंशन था वहाँ पे, एंड एलिवेटेड डोमेस्टिक इन्फ्लेशन भी था। ओके, देन करेंसी का वैल्यूएशन क्या होता है? ये एक प्रोसेस है जिसमें डिटरमाइन करते हैं कि रिलेटिव वर्थ या वैल्यू क्या है करेंसी की इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी। ओके, जो मोस्ट कॉमन मेथड है वैल्यू करने का करेंसी को, वो है थ्रू एक्सचेंज रेट्स। ये इन्फ्लुएंस होता है सेवरल फैक्टर से, जैसे कि इंटरेस्ट रेट हो गया, इन्फ्लेशन है, कैपिटल फ्लो है, मनी सप्लाई क्या है, एट्सेट्रा। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे मेथड्स फॉर एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन। एक्सचेंज रेट कैसे हम डिटरमाइन करते हैं? सो फर्स्ट मेथड यहाँ पे है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। यहाँ पे क्या होता है कि वैल्यू जो होती है किसी करेंसी की, वो पेग्ड या फिर फिक्स कर दी जाती है टू द वैल्यू ऑफ अनदर करेंसी, या फिर बास्केट ऑफ करेंसी, या फिर किसी कमोडिटी के साथ लाइक गोल्ड। यहाँ पे सेंट्रल बैंक जो होता है एक्टिवली इंटरवीन करता है टू मेंटेन द फिक्स्ड रेट। ओके, देन यहाँ पे फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होता है। ये कैसे डिटरमाइन होता है? ये डिटरमाइन किया जाता है बाय द मार्केट फोर्सेस, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई क्या है करेंसी की इन द इंटरनेशनल मार्केट। देन सेंट्रल बैंक यहाँ पे इंटरवीन नहीं करती है डायरेक्टली। देन थर्ड मेथड क्या है? यहाँ पे मैनेज्ड एक्सचेंज रेट होता है। यहाँ पे डिटरमाइन करती हैं कि मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन करती हैं क्या करेंसी की वैल्यू होगी, बट सेंट्रल बैंक कभी कभी ओकेजनली इंटरवीन करती है टू इन्फ्लुएंस द एक्सचेंज रेट्स। ओके, देन यहाँ पे दिया हुआ है एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन इन इंडिया। इंडिया में कैसे डिटरमाइन करते हैं? करंटली नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, नीर एंड रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जो है, रीर इवेल्युएशंस यूज़ किए जाते हैं इंडिया में। दिखाता हूँ आपको नीर एंड रीर क्या होता है। नीर एक वेटेड एवरेज है बायलेटरल नॉमिनल एक्सचेंज रेट्स का होम करेंसी के इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। ओके, ये एग्जैक्ट डेफिनेशन इतनी अच्छे से नहीं लिखी हुई है, आपको गूगल से सर्च करके एक बार देखना चाहिए। ओके, देन रीर का दिया है यहाँ पे वेटेड एवरेज है नॉमिनल एक्सचेंज रेट्स का, जो कि एडजस्ट किया जाता है फॉर रिलेटिव प्राइस डिफरेंशियल बिटवीन द डोमेस्टिक एंड फॉरेन कंट्रीज। ओके, देन यहाँ पे डू यू नो में दिया हुआ है ग्रीसम्स लॉ। ये क्या होता है? तो ग्रीसम्स लॉ बोलता है कि एक अगर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है तो वहाँ पे बैड मनी जो होती है वो गुड मनी को बाहर कर देती है। क्या होता है? इट कॉजेज अंडर वैल्यूड जो करेंसी होती है टू गो आउट ऑफ सर्कुलेशन। अंडर वैल्यूड करेंसी जो होती है वो सर्कुलेशन से बाहर चली जाती है, और ओवर वैल्यूड जो करेंसी होती है वो सर्कुलेशन में रहती है, बट इसका कोई इनफ बायर्स फाइंड नहीं करती। ओके, इसको लेने के लिए कोई इनफ बायर्स नहीं होते। देन यहाँ पे इफेक्ट्स ऑफ एक्सचेंज रेट गिवन है, एंड ये इफेक्ट ऑफ एक्सचेंज रेट किस टर्म्स में दिया हुआ है? ओवर वैल्यूड करेंसी के टर्म्स में दिया हुआ है। ओके, बिकॉज इंडिया की करेंसी ओवर वैल्यू की गई थी। देन इन्फ्लेशन का इफेक्ट यहाँ पे क्या आता है? अगर ओवर वैल्यूड करेंसी है तो वो कंट्रीब्यूट करेगी लोअर इन्फ्लेशन। ओके, बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। इंपोर्ट हम इजिली कर पाएंगे बट एंड सर्विसेज को, बट वाइस वर्सा एक्सपोर्ट इजिली नहीं कर पाएंगे। ओके, इंटरेस्ट रेट्स की बात करें तो सेंट्रल बैंक में रिस्पॉन्ड टू अ स्ट्रेंथनिंग करेंसी। सेंट्रल बैंक अगर रिस्पॉन्ड करेंगी स्ट्रेंथनिंग करेंसी को तो वहाँ पे लोअर कर देंगे इंटरेस्ट रेट, जिससे कि स्टिमुलेट कर सकें इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड वाइस वर्सा। ओके, देन इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें, अगर स्ट्रॉन्ग करेंसी है तो वो लो इन्फ्लेशन कॉज करती है, ये आपने देखा, एंड इससे एक्सपोर्ट जो होते हैं वो कम पड़ जाते हैं, एंड कॉन्सिक्वेंटली ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है वो भी कम पड़ जाती है। ओके, सो ये निगेटिव फैक्टर्स हैं ओवर वैल्यूड करेंसी के। ट्रेड की बात करें तो स्ट्रॉन्ग करेंसी है, ट्रेड डेफिसिट आ जाएगा, क्योंकि एक्सपोर्ट जो है लेस कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे, एक्सपोर्ट महंगे हो जाएंगे, बाहर इसलिए आप ले नहीं जा पाओगे। ओके, एंड इम्पोर्ट्स जो होंगे वो ईजिली आ जाएंगे डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के पास।
देन कैपिटल फ्लो की बात करें तो एक अगर स्ट्रॉन्ग करेंसी है तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो ये अच्छी बात है कि ये अट्रैक्ट करते हैं एफडीआई को। ओके, एज इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो देखते हैं कि हाई रिटर्न्स मिलेंगे उन्हें ड्यू टू करेंसी एप्रिसिएशन। सो अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ 2023। सो ये न्यूज़ में क्यों आया, क्योंकि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है उसने नोटिफाई की है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 की। ओके, अगर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 की बात करें तो नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने इश्यू किया, जो कि अपना पावर एक्सरसाइज कर रही थी अंडर सेक्शन 5 ऑफ फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992। ओके, कौन से प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है? रिस्पॉन्सिवनेस टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ट्रेड एंड ट्रस्ट एंड पार्टनरशिप विद एक्सपोर्टर्स। ओके, ये प्रिंसिपल्स पे ये बेस्ड है। देन एफटीपी 2015 से 2020 की बात करें तो ये जो पॉलिसी थी बेसिकली ये एक्सटेंड कर दी गई थी कोविड-19 पैंडमिक एंड वॉलेटाइल जियोपॉलिटिकल सिनेरियोज की वजह से। कब तक के लिए? टिल मार्च 2023, इसलिए अब एफटीपी 2023 आ गई है। ओके, इंडिया जो इस बीच में था कि रीच कर गया रिकॉर्ड हाई एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस इंडिया की अच्छी थी। ओके, 4 पिलर्स ऑफ न्यू एफटीपी अप्रोच अगर देखें तो अब फ्रॉम इंसेंटिव्स टू टैक्स रेमिशन जाएंगे। पहले इंसेंटिव्स देते थे, अब टैक्स रेमिशन करेंगे। ओके, ट्रेड फैसिलिटेशन अब ज़्यादा होगा, कैसे? थ्रू टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन एंड कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस रीअरेंजिंग। ओके, देन एक्सपोर्ट प्रमोशन होगा थ्रू कोलैबोरेशन, किसके बीच में? एक्सपोर्टर्स हो गए, स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स। देन फोकस होगा इमर्जिंग एरियाज पे, जैसे कि ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स हो गए, डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट्स एज एक्सपोर्ट हब्स, देन स्ट्रीमलाइनिंग, स्कोमेट पॉलिसी, ये सब देखेंगे अगर गिवन होगा, आप इसके बारे में सर्च भी कर सकते हो। देन इंडिया की ट्रेड प्रोफाइल देखते हैं फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड 2023 की। पहले यहाँ पे इंडिया के एक्सपोर्ट्स दिए हुए हैं। इंडिया के एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ गए हैं। फाइनेंशियल ईयर 2016 की बात करें तो $435 बिलियन इंडिया एक्सपोर्ट करता था। देन 2022 में लास्ट ईयर $676 बिलियन और अभी $760 बिलियन। इसीलिए बोले थे कि एक्सपोर्ट्स बढ़ गए इंडिया के। ओके, इंडिया का एक्सपोर्ट टारगेट क्या है? इंडिया ने रखा है कि $2 ट्रिलियन गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट करेगा 2030 तक। यहाँ पे कितना हुआ है अभी तक? $760 बिलियन। मीन्स अभी बहुत पीछे हैं, लेकिन धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे, राइट। देन इंडिया के टॉप इंपोर्ट सोर्स नेशंस हैं। कहाँ से इंडिया सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है? चाइना, यूएई, यूएसए, रसिया। ये आप ऑर्डर याद रखो, इंपॉर्टेंट होता है। देन इंडिया के अगर ट्रेड बैलेंस की बात करें हम, तो फिर मर्चेंडाइज ट्रेड की बात करें तो वहाँ पे डेफिसिट देखने को मिल रहा है, जो कि और ज़्यादा हो गया है इस ईयर में पिछले ईयर के मुकाबले। ओके, फाइनेंशियल 2021 में 191.05 था, अब 2022-23 में 266.78 हो गया। ये डेटा याद नहीं रखना है, बस देख लेना मर्चेंटाइज ट्रेड डेफिसिट जो है बढ़ गया है। ट्रेड सर्विसेज ट्रेड जो है वो सरप्लस में है, ये तो रहता ही है। ओके, एंड ओवरऑल जो ट्रेड है इंडिया का वो डेफिसिट में है। कितना? $122 बिलियन, जो कि इंक्रीज हुआ है थोड़ा। देन इंडिया की टॉप एक्सपोर्ट कमोडिटीज़ क्या है? पेट्रोलियम हो गया, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो गया, राइस हो गया, केमिकल्स हो गए, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, ये सब आपको याद रखना है। ओके, ये एक्सपोर्ट कमोडिटीज़। एंड कहाँ पे इंडिया सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है? यूएसए में, देन यूएई, देन नेदरलैंड्स एंड देन चाइना। ओके, देन यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है। यहाँ पे दिया गया है कि नोट कर लो कि इन्फोग्राफिक जो ये ऊपर हमें दी हुई है 2022-23 की है। दो डेटा मंथली बेसिस पे 2023-24 के लिए भी है, बट एनुअल अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया है। ओके, यहाँ पे इन्होंने 2022-23 का दिया हुआ है। इन द सब्सिक्वेंट आर्टिकल्स इनिशिएटिव्स स्टेटेड बाय एफटीपी 2023 हैव बीन कवर्ड। ओके, इसके इनिशिएटिव्स आगे कवर किए जाएंगे, ऐसा बता रहे हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज ट्रेड फैसिलिटेशन एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, EODB FTP 2023। यहाँ पे कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जैसे कि हो गया नेशनल कमीशन ऑन ट्रेड फैसिलिटेशन होगा। ये क्या करेगा? ये फैसिलिटेट करेगा कोऑर्डिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन को, किसके? WTO के TFAs को, मीन्स ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट्स को। ये WTO के जो TFA हैं, ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट, ये 2017 में आए थे। एंड ये एड्रेस करते हैं कौन से इश्यूज़ को? रेड टेपिज्म के इशू को रोकने की कोशिश करते हैं जो इम्पोर्ट्स को, राइट, अक्रॉस बॉर्डर्स, एंड स्ट्रीमलाइन करेगा द मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो इसको ये कोऑर्डिनेट एंड इम्प्लीमेंट करेगा NCTF। देन यहाँ पे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं बाय डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड DGFT द्वारा। ये क्या करेगा? फैसिलिटेट करेगा एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स को, और ये कंसल्ट करता है वेरियस एक्सपोर्ट प्रमोशंस काउंसिल्स एंड ट्रेड एंड इंडस्ट्री बॉडीज़ को। ये क्या है? जैसे कि निर्यात बंधु हो गया, ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा फॉर मॉनिटरिंग न्यू एंड पोटेंशियल एक्सपोर्टर्स।
न्यू एंड पोटेंशियल एक्सपोर्टर्स जो हैं उनको मॉनिटर करने के लिए। ओके, देन इशुएंस होगा EIEC का, मीन्स इलेक्ट्रॉनिक इम्पोर्टर एक्सपोर्टर कोड। ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें बस सुनने के लिए। ओके, आपको याद रखना है, प्रीलिम्स में आ गया तो आप टिक कर दो, राइट। IEC एक 10 कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक नंबर होगा जो कि अलॉट किया जाएगा किसी भी एंटिटी को, एंड ये मैंडेटरी होगा अंडरटेक करने के लिए एक्सपोर्ट इम्पोर्ट एक्टिविटी को। देन यहाँ पे दिया हुआ है ई सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, ECOO भी आएगा। ये एक ऑनलाइन फैसिलिटी होगी COO की। ECOO एक यूनिक नंबर होगा, दैट इज UDIN, यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, एंड एक QR कोड होगा फॉर वैलिडेशन। देन यहाँ पे टाउन्स फॉर एक्सपोर्ट एक्सीलेंस, दैट इज TEE गिवन है। सो ये किस लिए हैं? ये है फॉर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट प्रोडक्शन सेंटर्स के लिए। सो यहाँ पे सिलेक्टेड टाउन्स होंगे जो कि प्रोड्यूस करते हैं गुड्स ऑफ ₹750 करोड़ या फिर उससे भी ज़्यादा, वो नोटिफाइड किए जाएंगे एज टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस। ओके, TEE, बेस्ड ऑन द कि क्या पोटेंशियल है उनका ग्रोथ में एक्सपोर्ट्स के। बट TEA जो होंगे टाउन्स फॉर एक्सपोर्ट एक्सीलेंस, हैंडलूम में, हैंडीक्राफ्ट में, एग्रीकल्चर में, फिशरीज सेक्टर्स में, वहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी 150 करोड़ ही रखी गई है। देन रेशनलाइजेशन होगा क्राइटेरिया का। कौन से क्राइटेरिया का? स्टेटस होल्डर सर्टिफिकेशन का। ये क्या होता है? स्टेटस होल्डर सर्टिफिकेट की बात करें तो ये रिकॉग्नाइज करता है एक्सपोर्टर फर्म्स को एज बिजनेस लीडर्स जो कि एक्सेल हैं, काफ़ी आगे बढ़ गए हैं इंटरनेशनल ट्रेड में, एंड कंट्रीब्यूट किया है टू द कंट्रीज फॉरेन ट्रेड। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है वो अनवेल करेगी सिस्टम बेस्ड ऑन ऑटोमेटिक स्टेटस होल्डर सर्टिफिकेट अंडर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ 2023। ये प्रिविलेजेस ऑफ सर्टिफिकेट क्या है? ये क्रेडिबिलिटी टू द इंडियन एक्सपोर्टर्स, ये क्रेडिबिलिटी प्रोवाइड करता है इंडियन एक्सपोर्टर्स को इन द इंटरनेशनल मार्केट, एंड प्रायोरिटाइज करता है कस्टम क्लियरेंसेस को उनके, एंड सर्टेन एग्जाम्पशंस भी प्रोवाइड करता है। सो लेट्स गो टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एक्सपोर्ट प्रमोशन इनिशिएटिव्स बाय फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ 2023। देन यहाँ पे आया है एक डिस्ट्रिक्ट्स एज एक्सपोर्ट्स हब इनिशिएटिव। ओके, स्टेट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी जो है SEPC, एंड डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट कमीशन प्रमोशन कमेटी जो होगी DEPC, ये स्ट्रेटजाइज करेंगे एक्सपोर्ट्स को एट द स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल रिस्पेक्टिवली। देन यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट एक्शन प्लान्स फॉर्म होंगे, प्रिपेयर किए जाएंगे बाई DEPCs। ओके, ये वाले अलॉन्ग विद देयर ऑनलाइन मॉनिटरिंग। देन एक्सपोर्ट प्रमोशन आउटरीच प्रोग्राम होगा डिस्ट्रिक्ट्स में, किस लिए होगा? जिससे कि वो फोकस कर सकें ब्रांडिंग पे, पैकेजिंग पे, डिज़ाइन पे, मार्केटिंग पे, आइडेंटिफाइड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के। देन यहाँ पे कन्वर्जेंस होगा जो भी ऑनगोइंग स्कीम्स हैं इन इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करने के लिए। देन यहाँ पे एक EPCG स्कीम आई है, एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ कैपिटल गुड्स स्कीम। ऑब्जेक्टिव क्या होगा इस स्कीम का? ये फैसिलिटेट करेगा इम्पोर्ट को, कैपिटल गुड्स के इम्पोर्ट को, फॉर प्रोड्यूसिंग क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ओके, एंड एनहांस करेगा इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस को, जो कि अभी तक इतना नहीं होता है, बैन लगा के थोड़ा रखते हैं, तो अभी से हटाएंगे। ये अलाउ करेगा इम्पोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स, ओके, एट जीरो कस्टम ड्यूटी। सो देन यहाँ पे कैपिटल गुड्स दिया गया है, ये क्या होते हैं? ये मैन मेड ड्यूरेबल आइटम्स होते हैं दैट बिजनेस यूज़ करते हैं बिजनेसेस टू प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे कि टूल्स हो गया, मशीनरी है, बिल्डिंग्स है, व्हीकल्स, कंप्यूटर्स एंड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स हैं, ये टाइप ऑफ कैपिटल गुड्स हैं। देन यहाँ पे एलिजिबिलिटी दिया हुआ है EPCG स्कीम के लिए। सो यहाँ पे ये कवर करेगा एलिजिबिलिटी जो है मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर्स को, मर्चेंट एक्सपोर्टर्स को, एंड सर्विस प्रोवाइडर्स को जो कि सर्टिफाइड हैं एज कॉमन सर्विस प्रोवाइडर्स बाय द DGFT। देन यहाँ पे मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर क्या होते हैं? ये वो पर्सन्स होते हैं, वो लोग होते हैं जो कि एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय देम, एंड इंटेंट्स या फिर इंटेंट करते हैं, कोशिश करते आगे इच्छा रखते हैं एक्सपोर्ट करने की उन गुड्स को। ओके, देन मर्चेंट एक्सपोर्टर क्या होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो इंगेज होते हैं ट्रेडिंग एक्टिविटी में, या फिर एक्सपोर्टिंग में, या फिर इंटेंड करते हैं टू एक्सपोर्ट गुड्स। देन यहाँ पे एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशंस क्या हैं? कुछ ऑब्लिगेशंस भी होंगे, राइट। इम्पोर्ट्स जो होंगे अंडर EPCG ये सब्जेक्ट टू क्या होंगे? एवरेज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। देन हाउएवर कुछ सेक्टर्स जो हैं वो एग्जेम्प्ट कर दिए गए हैं AEO रिक्वायरमेंट से। देन यहाँ पे नेक्स्ट दिया हुआ है एक्सपोर्ट प्रमोशन यूनिट्स। ये यूनिट्स का ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि ये प्रमोट करेंगे एक्सपोर्ट्स को, इन्हांस करेंगे फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स को, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेंगे, किस लिए? फॉर एक्सपोर्ट प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट।
एलिजिबल यूनिट्स कौन कौन सी होंगी? वो यूनिट्स जो कि एक्सपोर्ट करती हैं उनका इंटायर गुड्स एंड सर्विसेज, ओके, में भी सेटअप की जा सकती हैं अंडर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, दैट इज EOU स्कीम। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क भी सेटअप किया जा सकते हैं स्कीम, यहाँ पे गिवन है। देन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्कीम है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क स्कीम है। सो ये सब के अंडर सेटअप किया जा सकते हैं फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स। ट्रेडिंग यूनिट्स जो है वो कवर नहीं की गई हैं इस स्कीम के अंडर। देन यहाँ पे डीम्ड एक्सपोर्ट्स की मीनिंग दी हुई है, ये क्या होता है, डेफिनीशन देखते हैं। डीम्ड एक्सपोर्ट्स वो होंगे जो कि ट्रांजैक्शंस होंगे जहाँ पे गुड जो सप्लाई होगा वो लीव नहीं करेगा इंडिया को, ओके। तो क्या करेगा यहाँ पे, एंड जो पेमेंट होगा उन सप्लाईज के ट्रांजैक्शन का वो इंडियन रुपी में या तो होगा या फिर फ्री फॉरेन एक्सचेंज में होगा। देन अगर सिंपल टर्म्स में यहाँ पे दिखाया गया है कि अंडर डीम्ड एक्सपोर्ट जो गुड्स होंगे वो इंडिया में ही सेल होंगे, ओके, किस उस इंसान को जो कि होल्ड करता है एक लाइसेंस फॉर द इम्पोर्ट ऑफ दीज वेरी गुड्स, ओके, इन गुड्स के इम्पोर्ट के लिए। देन जो सेलर होगा, सेल कर रहा होगा उन गुड्स को अगेंस्ट एन इम्पोर्ट लाइसेंस, वो डीम्ड एक्सपोर्टर बोला जाएगा। एंड जो बायर होगा वो डीम्ड इम्पोर्टर बोला जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, ये प्रोवाइड करेगा एक लेवल प्लेइंग फील्ड डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को एंड प्रमोट करेगा मेक इन इंडिया को, राइट। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे है अदर की इनिशिएटिव्स बाय फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ 2023। यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा क्रॉस बॉर्डर ट्रेड डिजिटल इकोनॉमी में। ये कैसे होगा, ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब्स जो हैं ये इस्टेब्लिश किए जाएंगे एंड ये डेजिग्नेटेड एरियाज में इस्टेब्लिश किए जाएंगे, ECEHS, ओके, विच वुड जो कि एक्ट करेंगे एज अ सेंटर, किसका सेंटर, फेवरेबल बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़ का क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स एक्टिविटीज़ के प्रमोशन के लिए, ओके, वहाँ पे फैसिलिटेट करने के लिए सब। क्रिएशन कैसे होगा, ECH सेटअप किए जा सकते हैं थ्रू प्राइवेट इनिशिएटिव्स या फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में भी सेटअप किए जा सकते हैं। नेचर क्या होगा ECEH ऑपरेशंस का, ये फंक्शन करेंगे टू अचीव एग्लोमरेशन बेनिफिट्स जैसे कि सर्टिफिकेशन है, टेस्टिंग फैसिलिटीज़ है, डेडिकेटेड लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर अमंग अदर्स। एंटाइटलमेंट्स क्या होंगे, ECEH जो होंगे उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड किया जा सकता है अंडर मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव, दैट इज़ MAI स्कीम। देन यहाँ पे है प्रमोशन होगा ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स का थ्रू पोस्टल रूट। ये कैसे होगा, डाक घर निर्यात केंद्र जो हैं वो ऑपरेशनलाइज किए जाएंगे थ्रू आउट द कंट्री कि वो वर्क कर सके इन हब एंड स्पोक मॉडल, या हब एंड स्पोक मॉडल के बारे में कमेंट कर सकते हो, विद फॉरेन पोस्ट ऑफिस टू फैसिलिटेट क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स, ओके। देन यहाँ पे दूसरा क्या दिया हुआ है, ड्यूटी एग्जेम्पशन या फिर रेमिशन स्कीम। यहाँ पे एडवांस ऑथराइजेशन की बात की गई, ये क्या है, इम्पोर्ट्स जो होंगे एडवांस ऑथराइजेशन के अंदर वो एग्जेम्प्ट होंगे, ओके, किस चीज़ से एग्जेम्प्ट होंगे, पेमेंट से। कौन से पेमेंट से, बेसिक कस्टम ड्यूटी हो गया, एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी हो गया, एजुकेशन सेस हो गया, एंटी डंपिंग ड्यूटी है, काउंटर वेलिंग ड्यूटी है, सेफ गार्ड ड्यूटी है, ट्रांजिशन प्रोडक्ट स्पेसिफिक सेफ गार्ड ड्यूटी है, जहाँ पे भी ये सब एप्लीकेबल है। देन यहाँ पे ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट ऑथराइजेशन DFI ये बोला गया है। अगर ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन है तो वो एग्जेम्प्ट करेगा सिर्फ और सिर्फ बेसिक कस्टम ड्यूटी पेमेंट से, ओके। देन यहाँ पे स्कीम है फॉर रेमिशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स, पहले भी न्यूज़ में आया है, रोड टेप। इसका ऑब्जेक्टिव है रिफंड करना, क्या रिफंड करना, जो भी करंटली अनरिफंडेड ड्यूटीज़ हैं, टैक्सेस हैं या फिर लिवीज़ हैं सेंट्रल स्टेट एंड लोकल लेवल पे जो कि बॉन्ड की गई हैं बाय द एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट, ओके। ये नोटिफाई किया है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने। एंड इस एडमिनिस्टर कौन करता है यहाँ पे, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। देन यहाँ पे नेक्स्ट दिया हुआ है स्कोमेट। इसका मतलब क्या है, स्पेशल केमिकल्स, ऑर्गेनिजम्स, मटेरियल्स, इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजीज, ओके। देखते हैं यहाँ पे रेगुलेशन ऑफ डुअल यूज आइटम्स दिया गया है, मीन्स इन कॉन्सोनेंस, मीन्स इन एग्रीमेंट विद द गाइडलाइंस एंड जो कंट्रोल लिस्ट है इंटरनेशनल कन्वेंशंस की एंड ऑब्लिगेशंस जो हैं, एज वेल एज मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रजीम्स जो हैं, इंडियन रेगुलेट करता है एक्सपोर्ट ऑफ डुअल यूज आइटम्स, ओके, न्यूक्लियर रिलेटेड आइटम्स इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी, जैसे कह सकते हो आप स्कोमेट, ओके, सिंपली स्कोमेट। देन ये तो इधर या तो प्रोहिबिटेड होते हैं आइटम्स या फिर परमिटेड होते हैं अंडर एन ऑथराइजेशन, ओके। देन स्कोमेट लिस्ट की बात करें तो ये इंडिया की एक नेशनल एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट है जो कि अलाइंड है टू कंट्रोल लिस्ट ऑफ ऑल MECRs, मीन्स मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम्स को कंट्रोल करने के लिए एंड कन्वेंशंस को। स्कोमेट आइटम्स जो होते हैं वो रेगुलेट किए जाते हैं अंडर द
वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम, प्रोहिबिशन एंड अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एक्ट 2005 के अंडर इंपोर्टेड गुड्स जो होते हैं वो कवर करते हैं अंडर द एस्कोमेट लिस्ट आर नॉट परमिटेड फॉर एक्सपोर्ट। वो इस एक्सपोर्ट के लिए परमिटेड नहीं होते हैं जो भी एस्कोमेट गुड्स होते हैं। ओके, इंपोर्टेड गुड्स अंडर एस्कोमेट जो होते हैं, राइट। देन यहाँ पे आउटरीच प्रोग्राम ऑन एस्कोमेट दिया हुआ है। ये क्या है? ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के द्वारा इन एसोसिएशन विद एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज जो हैं या फिर डिपार्टमेंट्स हैं, ट्रेड एसोसिएशंस। किस लिए? फॉर इफेक्टिव अवेयरनेस, किसके बीच में? अमंग एक्सपोर्टर्स या इम्पोर्टर्स जो भी हैं डील कर रहे हैं ट्रेड एंड मैन्युफैक्चर में, इन पर्टिकुलर ऑफ स्कोमेट आइटम्स के एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में। ओके, देन यहाँ पे स्कोमेट कैटेगरी दी हुई है, स्कोमेट आइटम्स दिए हुए हैं एंड जुरिस्डिक्शनल लाइसेंसिंग अथॉरिटी दी हुई है। सो स्कोमेट कैटेगरी जो 0 है वो न्यूक्लियर मटेरियल्स हो गए, न्यूक्लियर रिलेटेड अदर मटेरियल्स हो गए, या फिर इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी, ये अंदर आते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के। देन नंबर 1 टॉक्सिक केमिकल एजेंट्स एंड अदर केमिकल्स जो हैं ये DGFT के अंदर आते हैं। नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या टॉक्सिन्स जो हैं ये DGFT जनरल के अंदर आते हैं। देन मटेरियल्स प्रोसेसिंग फॉर इक्विपमेंट एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज ये DGFT के अंडर अगेन आते हैं। देन न्यूक्लियर रिलेटेड अदर इक्विपमेंट हो गए, टेक्नोलॉजी नॉट कंट्रोल अंडर कैटेगरी 0 जो है वो भी DGFT के अंडर। मोस्टली सारे यहाँ पे एरोस्पेस सिस्टम्स हो गए, इक्विपमेंट हैं इंक्लूडिंग प्रोडक्शन एंड टेस्ट इक्विपमेंट एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजी एंड स्पेसिफिकली डिजाइन कंपोनेंट्स एंड एक्सेसरीज देयर ऑफ, ये भी DGFT के अंदर। ये आपको इतना याद नहीं करना है। ओके, बस 0 एंड 1 वाले याद कर लो, देख लो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, म्यूनिशंस लिस्ट हो गई, ये डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन या फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर, ये भी देख लो, याद रह गया तो ठीक, अदरवाइज छोड़ दो। रिजर्व क्या है? DGFT के अंदर आते हैं जो स्पेशल मटेरियल्स एंड रिलेटेड इक्विपमेंट है, मटेरियल प्रोसेसिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर्स हैं, टेलीकम्युनिकेशंस हैं, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है, सेंसर्स एंड लेजर्स हैं, नेविगेशन एंड एवियोनिक्स हैं, मरीन है, एयरोस्पेस एंड प्रोपल्सन है, ये सारे भी DGFT के अंदर ही आते हैं। सो अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, दैट इज़ FTA ऑफ इंडिया। ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया साइनिंग एंड रेटिफिकेशन किस चीज़ का? बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी इंडिया की जो हुई थी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दैट इज़ UAE के साथ। बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी होती क्या है? यहाँ पे अच्छी डेफिनेशन मुझे नहीं लगी तो इसलिए मैंने अलग से निकाली है। बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी एक एग्रीमेंट होता है जो कि इस्टेब्लिश करता है टर्म्स एंड कंडीशंस को प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए बाय नेशनल्स एंड कंपनीज ऑफ वन स्टेट इन अनदर स्टेट। ओके, इस टाइप की इन्वेस्टमेंट को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। ओके, देन यहाँ पे ये डिफिनीशन आप इतना मत देखो। देन यहाँ पे बोला गया कि काइंडली नोट दैट डिटेल्स जो है BIT की एंड इंडिया UAE रिलेशंस की वो PT 365 जो इंटरनेशनल रिलेशन की आएगी वहाँ पे कवर किया जाएगा। देन यहाँ पे कुछ टाइप ऑफ FTAs दिए हुए हैं जैसे कि इकोनॉमिक यूनियन हो गया, ये किसे बोलते हैं? ये कॉमन मार्केट होती है जहाँ पे मेंबर्स इंटीग्रेट करते हैं मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज़ के लिए। ओके, इंटीग्रेट करते हैं मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज़ को, राइट। देन कॉमन मार्केट क्या होता है? ये कस्टम यूनियन होता है जहाँ पे मेंबर्स जो होते हैं वो अलाउ होते हैं मूवमेंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल के लिए। ओके, लेबर एंड कैपिटल मूव कर सकते हो कॉमन मार्केट में, कॉमन मार्केट में यही करते हैं, राइट। कस्टम यूनियन फिर क्या हो गया? ये वो होता है जहाँ पे मेंबर अप्लाई करते हैं कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ या के लिए, किसके लिए? फॉर नॉन मेंबर्स, जो नॉन मेंबर्स होंगे उनको कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ देते हैं ये लोग, लगता है उन पर। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या हो गया? जहाँ पे मेंबर जो होते हैं रिड्यूस कर देते हैं टैरिफ्स को ऑन ट्रेड अमंग देमसेल्व्स, खुद के ही बीच में। देन PTA क्या होता है? प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, ये रिड्यूस करता है ड्यूटीज़ को ऑन एन एग्रीड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं इन पे एग्री करते हैं कि इन पे रिड्यूस कर देंगे ड्यूटीज़ को। ओके, देन अबाउट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। सो बेसिकली FTA जो होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये एक ट्रीटी होती है दो या उससे ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में, किस लिए? रिड्यूस या एलिमिनेट करने के लिए जो भी बैरियर्स होते हैं ट्रेड में बिटवीन द कंट्रीज़। ये यूजुअली कवर करते हैं ट्रेड्स इन गुड्स एंड सर्विसेज। देन FTA ऑल्सो कवर कर सकती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को, इन्वेस्टमेंट को, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट को। FTA इसेंशली एक डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम है इन कॉन्ट्रास्ट टू द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ WTO। ओके, ये आपको डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम मतलब एक को प्रेफरेंस दे रहे हैं एंड अदर्स को नहीं दे रहे, जबकि FTA जो है ऑथराइज्ड है अंडर WTO। एक कंट्री जो है FTA में जा सकती है इफ़ इट ऑब्जर्व्स सर्टेन कंडीशंस स्टिपुलेटेड इन द रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ द WTO एग्रीमेंट्स। एक कंट्री जा सकती है अंडर WTO, ये याद रखो, ये सब में नहीं। ओके, देन इंडियाज़ FTA की बात करते हैं।
सो यहाँ पे बेसिकली क्या दिया है, इंडिया साइन कर चुका है अब तक 13 एफटीए जो है विद वेरियस कंट्रीज। ओके, ये जैसे कि ये आप याद रखना कंट्रीज, ओके, क्योंकि एफटीए एक बड़ा एग्रीमेंट है। श्रीलंका है, नेपाल, भूटान, थाईलैंड, सिंगापुर, साउथ कोरिया, जापान, मलेशिया, मॉरिशस, यूएई एंड ऑस्ट्रेलिया इनके साथ कर चुका है साइन। एक्सपोर्ट जो होता है कंट्रीज एंड रीजन्स का विद विच इंडिया शेयर, जिसके साथ इंडिया शेयर करता है एग्रीमेंट सच एज एफटीए, उन्होंने रजिस्टर किया है। ओके, हैव रजिस्टर्ड अ ग्रोथ जो हुई है वो 20.75% हुई है एक्सपोर्ट्स की इन द लास्ट 5 ईयर्स। इंडिया के एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं। ओके, देन रिसेंट डेवलपमेंट्स क्या है एफटीए की इंडिया में, इनोवेटिव डिज़ाइन। फर्स्ट टाइम क्या हुआ है कि इंडिया ने इंक्लूड किया डिजिटल ट्रेड को विद इन द एम्बिट ऑफ इट्स फर्स्ट एफटीए विद यूएई। जो यूएई के साथ एफटीए हुआ उसमें डिजिटल ट्रेड को भी लाया गया बीच में। ओके, इन द एम्बिट ऑफ एफटीए। देन एड्रेसिंग नॉन टैरिफ बैरियर्स दैट इज एनटीबीज। रिसेंटली जो एफटीए हुआ ऑस्ट्रेलिया इंडिया का, ये एड्रेस करता था एनटीबीज को, नॉन टैरिफ बैरियर्स को। फोकस जो है सर्विसेज सेक्टर पे भी इंडिया डाल रहा है, अदरवाइज पहले नहीं होता था। प्रीवियस एग्रीमेंट्स डिड नॉट पेव द वे फॉर रोबस्ट ट्रेड एंड सर्विसेज, बताया मैंने आपको। नेचुरल ट्रेडिंग पार्टनर्स एनटीपीज क्या है, ये वो ट्रेड बास्केट है, इन नेशंस के पास वो ट्रेड बास्केट है जो कि शो करता है गुड डिग्री ऑफ कॉम्प्लीमेंटरिटी। मीन्स जो इंडिया के पास नहीं वो उनके पास है, दस क्लासिफाइंग देम एज नेचुरल ट्रेडिंग पार्टनर्स, मतलब उनके साथ तो करना ही पड़ेगा, जो नहीं वो खरीदना ही पड़ेगा। ओके, इंडिया आसियान एफटीए की बात करें तो इंडिया एंड आसियान नेशंस जो हैं उन्होंने एग्री किया है कि वो कॉन्क्लूड करेंगे रिव्यू ऑफ एग्जिस्टिंग एफटीए जो चल रहा है बाई 2025, वो भी गुड्स में है। ओके, देन यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है ग्लोबल ट्रेड बैरियर्स का। तो ये न्यूज़ में क्यों है ग्लोबल ट्रेड बैरियर्स? जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसने बताया कि फ्रेगमेंटेशन ग्रो हो रही है इंटरनेशनल ट्रेड में, विद एन ओवर 9 फोल्ड इंक्रीज हुआ है नंबर ऑफ, 9 फोल्ड में 9 टाइम्स इंक्रीज हुआ है नंबर ऑफ ट्रेड कंसर्न्स में, जो कि रेज किए गए बिटवीन 2015 एंड 2022। ये ट्रेड बैरियर्स क्या होते हैं? ओके, डेफिनेशन पे जाएं अगर, तो फिर ट्रेड बैरियर्स बोलते हैं रेगुलेशंस या फिर जो भी पॉलिसी होती हैं जो कि रिस्ट्रिक्ट करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड को, एंड स्पेशली किसका, स्पेशली क्या होता है, टैरिफ्स होते हैं, कोटा होते हैं, फिर लाइसेंसेज एट्सेट्रा। कितने टाइप के होते हैं ये? टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं। टैरिफ बैरियर्स किसे बोलते हैं? या सिंपली कोई टैक्स लगा दिया या फिर पैसे बढ़ा दिए, ऐड कर दी कॉस्ट में, जो भी इंपोर्टेड गुड्स को कंज्यूमर खरीद रहा है, जिससे कि वो ना खरीदे, महंगा हो जाएगा तो नहीं खरीदेगा कोई भी। ओके, देन नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या होते हैं? ये नॉन टैरिफ मीजर्स होते हैं, पॉलिसी मीजर्स होते हैं मेनली, जो कि टैरिफ नहीं होते रियल में। ओके, एंड इम्पैक्ट करते हैं इंपोर्ट्स को कंट्री के। जब ये आर्बिट्रेरी होने लगते हैं पॉलिसी मीजर्स या फिर नॉन टैरिफ मीजर्स, एंड बियॉन्ड साइंटिफिक जस्टिक्शन जाते हैं एंड क्रिएट करते हैं हर्डल्स फॉर ट्रेड, उन्हें बोलते हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स। ओके, देन यहाँ पे UNCTAD ने क्लासिफाई किया है, जो कि UN कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट है, उसने 16 टाइप्स ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर्स को क्लासिफाई किया है। ये कौन से होते हैं? टेक्निकल बैरियर्स हैं, जैसे कि सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स हैं, इनकी वजह से इंडिया के एक्सपोर्ट्स पे बहुत बैन लगता है बाहर जाने पे। ओके, देन यहाँ पे नॉन टेक्निकल बैरियर्स हैं, जैसे कि ट्रेड प्रोटेक्टिव मेजर्स हो गया, रूल्स ऑफ ओरिजिन हो गया, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स एट्सेट्रा। एक्सपोर्ट रिलेटेड मेजर्स पे भी ये भी नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं। ओके, देन इनका इम्पैक्ट क्या आता है ट्रेड बैरियर्स का इंडियन इंडस्ट्री पे? एक असेसमेंट के अकॉर्डिंग बोला जाए तो 80% जो इंडिया का ट्रेड है वो सब्जेक्ट टू है सम नॉन टैरिफ बैरियर्स। कि इंडियन एक्सपोर्ट्स जो है रूटीनली फेस करते रहते हैं हाइट नॉन टैरिफ बैरियर्स को। ओके, जैसे कि टी, बासमती राइस, एनिमल प्रोडक्ट्स, केमिकल प्रोडक्ट्स हो जाते हैं यूरोपियन यूनियन में, सीसम सीड, सिम्स, मेडिसिन, एप्पल्स हो जाते हैं जापान में, देन मीट, फिश, डेयरी एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हो जाते हैं चाइना में, फ्रूट्स एंड सिम्स हो जाते हैं USA में। सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मीजर्स जो हैं ये मेन कंस्ट्रेंट्स हैं इंडियन एक्सपोर्ट्स पे, जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया, इन एडवांस्ड इकोनॉमीज़। देन यहाँ पे रिलेटेड न्यूज़ दी गई है, जो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट्स UNCTAD है, उसने रिलीज़ किया है ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023। आप याद रखो, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन रिलीज़ करता है। ओके, सो यहाँ पे की फाइंडिंग्स ऑफ द रिपोर्ट हम देखेंगे। सो की फाइंडिंग्स क्या है? ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ है वो प्रोजेक्ट की गई है कि 2.4% होगी 2023 में। देन इंडिया के इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस की बात करें तो इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो फोरकास्ट की गई है, प्रिडिक्ट की गई है कि 6.6% होगी 2023 में, एंड 6.2% होगी नेक्स्ट ईयर 2024 में। देन अदर रिपोर्ट्स क्या है जो कि पब्लिश की जाती हैं, रिलीज़ की जाती हैं बाय UNCTAD,
ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट तो हमने बात की, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट होती है, डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट होती है, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट एंड रिव्यू ऑफ मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। ओके, अब हम देखते हैं अबाउट UNCTAD, UN कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखो। जेनेसिस इस्टेब्लिश की गई थी बाय यूनाइटेड नेशंस असेंबली 1964 में। ये एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है ऑफ द यूनाइटेड नेशन। कौन सी बॉडीज को इंटर गवर्नमेंटल बोलते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में डालो। ओके, मेंबरशिप 195 मेंबर्स हैं और इंडिया भी इसका पार्ट है। मैंडेट क्या है इसका? UNCD वर्क जो है वो फोकस करता है 4 मेन एरियाज पे, ट्रेड एंड डेवलपमेंट पे, इन्वेस्टमेंट एंड इंटरप्राइज पे, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पे, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट पॉलिसीज पे। इसी से रिलेटेड रिपोर्ट भी निकालते हैं। ओके, फंक्शंस क्या हैं इसके? ये हेल्प करता है डेवलपिंग कंट्रीज को पार्टिसिपेट करने में इक्विटेबली इन द ग्लोबल इकोनॉमी। देन सपोर्ट करता है डेवलपिंग कंट्रीज के एफर्ट्स को, जिससे कि वो यूज़ कर सकें ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी को एक व्हीकल की तरह उनके इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। सो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ WTO। सो ये न्यूज़ में क्यों आया? ओके, इंडिया ने अपील किया था एक रूलिंग के खिलाफ WTO की, क्योंकि WTO की जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी उसने बोला था कि इंडिया वायलेट करता है क्या, जीरो टैरिफ कमिटमेंट जो है अंडर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट, उसके अगेंस्ट इंडिया ने अपील किया, तो ये न्यूज़ में आया। ओके, देन यहाँ पे दिया गया है कि WTO एग्रीमेंट्स कौन कौन से हैं। सो यहाँ पे ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में पढ़ना भी चाहिए। ओके, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रिप्स जिसे बोलते हैं, ये एग्रीमेंट ऑन टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड है। इसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो आपको पढ़ने चाहिए। ओके, ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट है, TFA अभी ऊपर ही पढ़ा था। देन GATS है, गैट्स द जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, ये किसके एग्रीमेंट है ये भी याद होना चाहिए। ओके, ऐसे ही पूछ सकते हैं। द एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मीजर्स, ट्रिम्स एग्रीमेंट जो है, एंड देन एग्रीमेंट ऑन एप्लीकेशन ऑफ सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मीजर्स। ओके, सो ये सब WTO के की एग्रीमेंट्स हैं, थोड़ा देख लेना इनके बारे में। देन देखते हैं अबाउट WTO सेटलमेंट एट WTO। दो तरीके होते हैं डिस्प्यूट सेटल करने के, अगर एक कंप्लेन या फिर फाइल की गई है WTO में। पहला तो यह है कि पार्टी जो है वो म्यूचुअली एग्री हो जाए किसी भी सॉल्यूशन पे। दूसरा तरीका है थ्रू एडजुडिकेशन इंक्लूडिंग द सब्सिक्वेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पैनल एंड एपेलेट बॉडी रिपोर्ट्स। ओके, 3 मेन स्टेजेस होते हैं WTO की डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसेस के, देखते हैं। पहला तो होता है कंसल्टेशन कर लो पार्टीज़ के बीच में, अगर वो कंसल्ट नहीं कर रही हैं, रिजॉल्व नहीं हो रहा मैटर, ईदर ऑफ देम, कोई भी उनमें से जा सकता है फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ डिस्प्यूट सेटलमेंट पैनल। ओके, डिस्प्यूट सेटलमेंट पैनल के पास। देन एडजुडिकेशन होगा नेक्स्ट, एडजुडिकेशन बाय पैनल्स हुज रूलिंग और रिपोर्ट, जिसकी भी रूलिंग या रिपोर्ट है चैलेंज की जा सकती है WTO की एपेलेट बॉडी में। प्रेजेंटली बात करें तो फंक्शनिंग जो है एपेलेट बॉडी की वो इम्पैक्ट हो रही है, क्योंकि USA ने ब्लॉक लिस्ट कर रखी हैं अपॉइंटमेंट्स जो भी हैं एपेलेट बॉडी के लिए। ओके, देन इम्प्लीमेंटेशन क्या होती है रूलिंग की, ये इंक्लूड करता है यहाँ पे पॉसिबिलिटी काउंटर मीजर्स की भी होता है, आपके खिलाफ भी आ सकते हैं वो, अगर फेल हो गया आपका जो भी आपने वो रूलिंग करने के लिए बोला है। ओके, देन यहाँ पे WTO आ जाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में गिवन है। WTO एक मात्र ग्लोबल फोरम है जहाँ पे सेटल किए जाते हैं, सेटिंग द रूल्स, जो कि सेट करता है रूल्स किसके, इंटरनेशनल ट्रेड के। देन ये फैसिलिटेट करता है, क्या फैसिलिटेट करता है, ट्रेड नेगोशिएशंस को मॉनिटर करता है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट्स जो भी हैं उन्हें मॉनिटर करता है, एंड सर्व करता है एक फोरम की तरह जहाँ पे डिस्प्यूट सेटल की जा सकती है बिटवीन कंट्रीज। ओके, मैराकेस एग्रीमेंट साइन किया गया था 1994 में, जिसके तहत WTO इस्टेब्लिश हुआ था। ओके, ये हुआ था बाई द कंक्लूजन ऑफ उरुग्वे राउंड ऑफ मल्टीलेटरल ट्रेड नेगोशिएशंस। ये स्टैटिक पार्ट है, आपको पता होना चाहिए। WTO जो है एक सक्सेसर है गैट का, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। ये गैट क्या था, एक ग्रुप था 1948 में जो कि फॉर्म हुआ था, जिसके रूल्स क्रिएट किए गए थे एंड जहाँ से इवॉल्व हुआ है मॉडर्न मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम। ओके, WTO में 164 मेंबर्स हैं जहाँ पे इंडिया भी आता है, बट इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन एग्रीमेंट जो है WTO का, ये इंडिया को इंक्लूड नहीं करता है। ये लॉन्च किया गया था 2017 में बाय अ ग्रुप ऑफ डेवलपिंग एंड लीस्ट डेवलप्ड WTO मेंबर्स के द्वारा। ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है जो कि एम करता है डेवलप करने के लिए एक मल्टीलेटरल एग्रीमेंट को, किस पे, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन फॉर डेवलपमेंट पे। ओके,
जो कि इम्प्रूव करेगा इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस क्लाइमेट को, बट यहाँ पे इंडिया नहीं है, ये याद रखना। इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन एग्रीमेंट। देन यहाँ पे रिलेटेड न्यूज़ दी गई है डेवलपिंग कंट्री स्टेटस को लेके, देखते हैं। यहाँ पे क्या हुआ है कि एक लेजिस्लेशन जो है इस्टेब्लिश किया यूएस पॉलिसी ने अगेंस्ट ग्रांटिंग चाइना, अगेंस्ट है कि ग्रांट करे चाइना को डेवलपिंग कंट्री स्टेटस, मीन्स बोल रहे हैं कि वो डेवलपिंग नहीं रहे, वो डेवलप्ड हो चुके, ओके। इन फ्यूचर ट्रीटीज़ एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे डेवलपिंग कंट्री के स्टेटस नहीं देंगे, ऐसा बोल रहे थे। ये बोला गया है कि चाइना जो है अब एक डेवलपिंग कंट्री नहीं बचा। WTO डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज़ को डिफाइन नहीं करता है, एंड देयरफॉर इसकी वजह से मेंबर्स जो हैं वो फ्री हैं कि अनाउंस कर सकें कि कोई कंट्री डेवलप्ड है या फिर डेवलपिंग है। यूएन में भी कोई फॉर्मल डेफिनेशन नहीं है डेवलपिंग या डेवलप्ड कंट्रीज़ की, ओके, डेवलपिंग कंट्रीज़ की, ओके, बट स्टिल वो यूज़ करते हैं टर्म किस लिए, मॉनिटरिंग पर्पजेज़ के लिए। सो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक अब देखते हैं, डी डॉलराइजेशन, ये क्या है। बेसिकली ये न्यूज़ में क्यों आया, बिकॉज ब्रिक्स कंट्रीज़ जो हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये नेशंस एक प्रोसेस में हैं जहाँ पे वो एक न्यू करेंसी क्रिएट करेंगे क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए। और न्यूज़ में क्या आया, ब्रिक्स करेंसी जो है विल बी यूज फॉर, ब्रिक्स करेंसी जो है वो यूज़ की जाएगी क्रॉस बॉर्डर ट्रेड के लिए। एंड ऑल्सो इंडिया एंड मलेशिया ने भी एग्री किया है कि वो सेटल करेंगे उनका ट्रेड इंडियन रुपीज़ में, इन एडिशन टू जो भी करंट मोड्स हैं सेटलमेंट के इन अदर करेंसीज। ये जो है ये मेजर स्टेप है टुवर्ड्स डी डॉलराइजेशन। सो व्हाट इज़ एक्चुअली डी डॉलराइजेशन, ये एक प्रोसेस को बताता है जहाँ पे कंट्रीज़ जो हैं वो टेंड टू रिड्यूस दियर रिलायंस, वो अपना जो रिलायंस है वो कम कर रही हैं यूएसटी पे, मींस यूएस डॉलर पे, एक रिजर्व करेंसी की तरह या फिर मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह एंड एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट की तरह, ओके। सो अब दूसरी करेंसीज पे जा रही हैं, या फिर इंडिया है तो रुपी पे जा रहा है, राइट। ब्रिक्स कंट्रीज ब्रिक्स करेंसी पे जाएंगी। सो डिटर्मिनेंट्स क्या हैं ग्लोबल करेंसी के, ओपन इकोनॉमी, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी क्या है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये, एक्सेप्टेबिलिटी एंड ट्रस्ट क्या है उस करेंसी में, ओके। देन यहाँ पे हम देखेंगे वाई डी डॉलराइजेशन इज टेकिंग रूट, क्यों हो रहा है ऐसा डी डॉलराइजेशन। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड के बारे में दिया गया है। जो इम्पोज होते हैं सैंक्शन या फिर एक्सक्लूजन ऑफ स्विफ्ट, एक्सक्लूजन फ्रॉम स्विफ्ट देख लिया जाए, जो एक्सक्लूड कर दिया गया स्विफ्ट से, किसको, रशिया को, ओके। स्विफ्ट क्या है, एक सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन है। ये जो काम करते हैं, इम्पोजिशन हो गया सैंक्शंस का या फिर स्विफ्ट से हटा दिया, ये बाधाएं लाते हैं, रुकावटें लाते हैं कंट्रीज़ के लिए उनका ट्रेड करने में, ओके। फॉर इंस्टेंस अगर देखा जाए तो सैंक्शन इम्पोज किए गए थे रशिया पे आफ्टर यूक्रेन वॉर, जो कि मैंने आपको बताया। न्यू इमर्जिंग इकोनॉमीज़ की बात करें तो फिर राइज ऑफ एशिया जो है एज एन इकोनॉमिक पावर हाउस, उसने एक इम्पॉर्टेंस बना दी है कि करेंसीज जो है इंडियन रुपी एंड यूएन को, इनको और रेज किया जाए, ओके। डॉलर पे से ज़्यादा इन पे भी फोकस किया जाए। देन विजिबल बेनिफिट्स जो कि देखे जा सकते हैं, डाइवर्सिफिकेशन के बेनिफिट्स, अगर सिर्फ एक करेंसी नहीं होगी, मल्टी करेंसी फॉरेन करेंसी रिजर्व्स होंगे हमारे पास, तो वो रिड्यूस करते हैं प्रेशर एक्सटर्नल सेक्टर्स पे। देन मैनिपुलेशन बाय यूएस, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। डोमिनेंस जो है यूएस डॉलर का, वो अलाउ करता है यूएस को कि वो मैनिपुलेट कर दे ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को अपने खुद के बेनिफिट के लिए, यूएस के बेनिफिट के लिए, ऑफन एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स, ओके। देन बेनिफिट्स क्या है डी डॉलराइजेशन के इंडिया के लिए, ये रिडक्शन लाएगा सिस्टमैटिक रिस्क में ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के, ये एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस जो है उसे बूस्ट करेगा, ये ग्रेटर कंट्रोल लाएगा ओवर डेट मैनेजमेंट, रिडक्शन होगा बोरोइंग कॉस्ट में, देन फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट होगी, एंड मॉनेटरी पॉलिसी स्टेबिलिटी जो है वो इन्हांस होगी। देन ग्लोबल इनिशिएटिव्स क्या है फॉर डी डॉलराइजेशन, वो देखते हैं। सो ये इनिशिएटिव्स क्या हैं, 2021 में पीपल्स बैंक ऑफ चाइना जो है उसने सबमिट किया था एक प्रपोजल, कैसा प्रपोजल, ग्लोबल सॉवरेन डिजिटल करेंसी गवर्नेंस का प्रपोजल, किस लिए, उसकी बैंक को दिया था प्रपोजल, इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के लिए, ओके। ये इनिशिएटिव है टुवर्ड्स डी डॉलराइजेशन, ओके, वो स्टेप ले रहे हैं। देन अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया जो है AFCFTA, वो प्रमोट करता है इंट्रा अफ्रीकन ट्रेड यूजिंग लोकल करेंसीज का यूज़ करके। देन यूरोप का जो है यूरोपियन सेंट्रल बैंक टारगेट 2 सिस्टम 2007 का, वो इनेबल करता है यूरोपियन यूनियन मेंबर कंट्रीज़ को कि वो कंडक्ट कर सकें ट्रेड एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस यूरो में, ओके। देन यहाँ पे इनिशिएटिव जो कि लिए गए हैं फॉर इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी, उसकी बात करते हैं एक एक करके। सो ये इनिशिएटिव्स में सबसे पहले आता है क्रॉस बॉर्डर बोरोइंग्स इन रुपी।
इंट्रोडक्शन जो हुआ है रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स का, फिर मसाला बॉन्ड्स आप पढ़ते ही होंगे, सिंस 2014 ये अलाउ करता है इंडियन कॉर्पोरेट को कि वो रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स ओवरसीज इश्यू कर सकें। ओके, तो ये एक इनिशिएटिव है टुवर्ड्स द इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी। देन ट्रेड सेटलमेंट इन रुपी, ये बिगेस्ट डेवलपमेंट है सिंस 2020 जुलाई 2022, जहाँ पे आरबीआई इशू करता है किया है एक कॉम्प्रहेंसिव फ्रेमवर्क, इसलिए जैसे कि वो अलाउज कर सके ट्रेड सेटलमेंट इन रुपीज़ थ्रू स्पेशल वोस्ट्रो अकाउंट्स। वोस्ट्रो एंड नोस्ट्रो अकाउंट्स ये काफ़ी न्यूज़ में रहे थे, न्यूज़ में आए थे, आपको मस्ट है पढ़ना चाहिए, कल लास्ट ईयर एंड इस ईयर भी आए थे। ओके, देन करेंसी स्वैप्स, 23 करेंसी स्वैप्स एग्री किए गए हैं सिंस 2018 विद अदर नेशंस इंक्लूडिंग यूएई हो गया, सार्क मेंबर कंट्रीज हो गई एट्सेट्रा, जो कि एक राह में चल पड़ी है इंडिया टुवर्ड्स इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी। एंड अदर मेजर्स क्या हैं यहाँ पे, एक्सप्लोरेशन ऑन डोमेस्टिक करेंसीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं जिसका यूज़ कर सकें फॉर रीजनल ट्रेड सेटलमेंट एट एशियन क्लियरिंग यूनियन। देन इनेबलिंग कंडीशंस देख रहे हैं कि लिंक कर सकें डोमेस्टिक रुपी इंटरेस्ट रेट्स को एंड करेंसी मार्केट्स को विद ऑफशोर रुपी मार्केट से। देन परमिट कर रहे हैं प्राइमरी डीलर्स को कि वो एक्ट कर सके मार्केट मेकर्स, कि वो एक्ट करें एज मार्केट मेकर्स इन फॉरेक्स मार्केट्स, जिससे कि इम्प्रूव हो मार्केट लिक्विडिटी एटसेट्रा। ओके, देन चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर जो कि है रेमिटेंस। ओके, ये न्यूज़ में क्यों आया था, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली एक रिलीज़ की एनुअल रिपोर्ट जिसका नेम है माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ लेवरेजिंग डायस्पोरा फाइनेंसेस एंड फॉर प्राइवेट कैपिटल मोबिलाइजेशन। की फाइंडिंग्स क्या थी इसकी, ग्लोबल रेमिटेंस, जो ग्लोबल रेमिटेंस फ्लो था वो एस्टिमेट किया गया $860 बिलियन 2023 में, जो कि एक इंक्रीज था 3% का 2022 से। रेमिटेंसेस टू LMICs मीन्स लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज, तो ये एस्टिमेट किया गया कि रीच करेगा $669 बिलियन 3.8 ग्रोथ के साथ, 3.8% ग्रोथ के साथ 2023 में। ओके, देन यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं। देन यहाँ पे दिया है रेमिटेंसेज जो है वो कंटिन्यू टू बी प्रीमियर सोर्स, एक प्रीमियर सोर्स है एक्सटर्नल फाइनेंस के लिए फॉर लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ के लिए ड्यूरिंग 2023। ओके, वहाँ पे रेमिटेंसेज ही मेनली जाता है, अदरवाइज कुछ नहीं जाता। रिलेटेड टू FDI एंड ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस, रेमिटेंसेज जो ग्रोथ हुई है साउथ एशिया में वो प्रोजेक्टेड है कि हाईएस्ट होगी $89 बिलियन, ओके, अमंग लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज इन 2024, जो कि मेनली जो रेमिटेंस फ्लो हो रहा है वो इंडिया में हो रहा है। ओके, देन इंपॉर्टेंस ऑफ रेमिटेंस क्या है, फ्रॉम मैक्रो पर्सपेक्टिव अगर देखें तो रेमिटेंस इंक्रीज करता है कंजम्पशन किसी भी इकॉनमी में, क्योंकि जो डिस्पोजेबल इनकम होती है फैमिलीज़ की वो इंक्रीज हो जाती है। देखेंगे आगे क्या होता है डिस्पोजेबल इनकम, ये हेल्प करता है पुशअप करने में GDP ग्रोथ को। रेमिटेंस जो होता है वो 3% ऑफ इंडिया GDP होता है। ओके, जब भी इंडिया का ट्रेड डेफिसिट वाइडन होता है, बढ़ जाता है ट्रेड डेफिसिट, तो रेमिटेंस एक मच नीडेड हेल्प देता है, क्वेश्चन प्रोवाइड करता है इंडिया को। ओके, देन डिस्पोजेबल इनकम क्या है, ये वो अमाउंट ऑफ मनी है जो कि एक इंडिविजुअल या हाउस होल्ड स्पेंड करता है या फिर सेव करता है आफ्टर इनकम टैक्स हैव बीन डिडक्टेड। मतलब करता है जब इनकम टैक्स डिडक्ट होने के बाद जो बचा वो। ओके, देन यहाँ पे अब मेजर सोर्स है एक्सटर्नल फाइनेंस का फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़, वो क्या है, वो यहाँ पे रेमिटेंस है। ओके, देन यहाँ पे रेमिटेंसेस जो है वो सेकंड लार्जेस्ट मेजर सोर्स है एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का आफ्टर सर्विस एक्सपोर्ट। इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 ने बताया था ये, तो ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि रेमिटेंस जो है वो सेकंड लार्जेस्ट मेजर सोर्स है एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का आफ्टर सर्विस एक्सपोर्ट। देन यहाँ पे दिया हुआ है रेमिटेंस के बारे में, देखते हैं। सो रेमिटेंस क्या होता है। ओके, रेमिटेंस बोलते हैं ट्रांसफ़र ऑफ मनी जो भी इंडिविजुअल्स करते हैं, टिपिकली माइग्रेंट वर्कर्स जो होते हैं दूसरी कंट्रीज़ में, ओके, टू फैमिली मेम्बर्स इन देयर होम कंट्रीज़। ओके, देन टॉप 3 रेसिपिएंट्स अगर रेमिटेंस के देखें 2022 में इन एब्सोल्यूट नंबर, ओके, तो वो इंडिया सबसे पहले, उसके बाद मैक्सिको, देन चाइना। देन टॉप 3 रेसिपिएंट्स जो हैं रेमिटेंसेस की इन 2022 एज % ऑफ GDP उनके, तो वहाँ पे ताजिकिस्तान आ जाता है, टोंगा आ जाता है, देन लेबनन। तो ये आप देख लो, क्योंकि % ऑफ GDP अगर पूछ दिया ना UPSC ने तो चेंज इंडिया से तजाकिस्तान पहुँच जाएंगे तुरंत हम। ओके, तो ये आप याद रखो। स्टेट वाइज शेयर की बात करें रेमिटेंस रिसीप्ट्स में, जो कि टॉप 3 था 2020-21 में, तो महाराष्ट्र सबसे पहले, उसके केरला, देन तमिलनाडु। महाराष्ट्र तो एक्सपेक्टेड भी है, ओके, वहाँ पे मुंबई है, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। कंट्री वाइज शेयर की बात करें इन इनवर्ड रेमिटेंस टू इंडिया,
इन 2020-21 तो यूनाइटेड स्टेट्स का सबसे ज़्यादा इंडिया में आता है, देन यूएई का आता है एंड देन यूके का आता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखो, डायरेक्ट पूछ लेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी बताना। ओके, देन यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में दिया गया है, पढ़ते हैं। यहाँ पे बात करें तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर 5 बॉडीज आती हैं, मेनली उन्हीं को यहाँ पे दिया गया है। सो फर्स्ट है यहाँ पे द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD, आपने बहुत बार सुना होगा। ये ग्लोबल डेवलपमेंट कोऑपरेटिव है जो कि जिसमें 189 मेंबर कंट्रीज आते हैं। ये लार्जेस्ट डेवलपमेंट बैंक है वर्ल्ड की। ये सपोर्ट करती है वर्ल्ड बैंक ग्रुप के मिशंस को, कैसे? बाय प्रोवाइडिंग लोन्स, गारंटीज, रिस्क मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स एंड एडवाइजरी सर्विसेज टू मिडिल इनकम एंड क्रेडिट वर्दी लो इनकम कंट्रीज को। ओके, देन नेक्स्ट बॉडी आती है द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, दैट इज IDA। ये तो थी डेवलप करने के लिए। देन इसका काम क्या है? ये एक पार्ट है वर्ल्ड बैंक का जो कि हेल्प करता है वर्ल्ड की पुअरेस्ट कंट्रीज़ को, कैसे? लोन वगैरह प्रोवाइड करके। ओके, इस्टेब्लिश किया गया था 1960 में। IDA का एम है कि वो रिड्यूस करे पॉवर्टी बाय प्रोवाइडिंग 0 टू लो इंटरेस्ट लोन्स, जिन्हें क्रेडिट्स बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, क्रेडिट्स बोलते हैं इन्हें, एंड ग्रांट्स फॉर प्रोग्राम्स दैट बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, जो बूस्ट करते हैं, ओके, रिड्यूस करते हैं इनइक्वालिटी को एंड इम्प्रूव करते हैं पीपल की लिविंग कंडीशन को। नेक्स्ट आता है यहाँ पे द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। ये किस लिए है? ये प्राइवेट सेक्टर आर्म है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एंड शेयर करता है इट्स मिशन टू रिड्यूस ग्लोबल पॉवर्टी। देन नेक्स्ट आता है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, दैट इज मीगा। ये क्रिएट हुआ था टू कॉम्प्लीमेंट पब्लिक एंड प्राइवेट सोर्सेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट? नॉन कॉमर्शियल रिस्क के अगेंस्ट इन डेवलपिंग कंट्रीज। ओके, देन लास्ट आता है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट एंड डिस्प्यूट्स। इसका पार्ट इंडिया नहीं है, ये याद रखना आप। ओके, काफ़ी पूछ लिया जाता है, पूछा जा सकता है कि इंपॉर्टेंट बॉडी है और इसका इंडिया पार्ट नहीं है, बाकी चारों का है। ओके, ये एक ऑटोनॉमस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जो कि इस्टेब्लिश किया गया था अंडर द कन्वेंशन ऑन द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स एंड नेशनल्स ऑफ अदर स्टेट्स, द CSID और द वॉशिंगटन कन्वेंशन। की पब्लिकेशन अगर वर्ल्ड बैंक ग्रुप के देखें तो डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स, पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट हो गई या फिर वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड बैंक ग्रुप की रिपोर्ट्स, ये आप याद रखना। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, दैट इज LRS। ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अंडर द RBI की लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम जो है उसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इंक्लूड किया है ओवरसीज यूज़ ऑफ क्रेडिट कार्ड को, किसके द्वारा? बाई इंडियन रेजिडेंट। और लिमिट क्या रखी है वहाँ पे? $250,000, ओके, नॉट रुपीज़, पर फाइनेंशियल ईयर, अप्रैल से मार्च के बीच में। ओके, अप्रैल टू मार्च मीन्स ये फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च चलता है ना, इसलिए लिखा है। ओके, देन और क्या था न्यूज़ में वो देखते हैं। यहाँ पे करंट स्टेटस की बात की गई है। करंट स्टेटस क्या है? अब तक जो था एक प्रोविज़न था फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन FEMSAT रूल्स में, FEMCAT रूल्स में, ओके, 2000 के आए थे, जो कि वो एक्सक्लूड करता था इंडियन रेजिडेंट्स को जो कि ओवरसीज़ हैं, इंडियंस ओवरसीज़ को, कि यूज़ करें क्रेडिट कार्ड ड्यूरिंग फॉरेन ट्रैवल फ्रॉम 2050 2,50,000 कैप। मतलब कि पहले कितना भी आप खर्च कर सकते थे। ओके, बट अब ये कैप लगा दिया गया है $250,000 का, अब इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो ये जो भाग जाते हैं ना बाहर, उनके लिए है मेनली। ओके, डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शंस जो है अब्रॉड वो ऑलरेडी अकाउंट होते हैं LRS में, बट क्रेडिट कार्ड के नहीं होते थे, अब उन्हें भी कर दिया। FEMCAT रूल्स क्या हैं? ये लाए गए थे अंडर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के अंडर। इसमें क्या बोलते हैं कि जितने भी इंडियन रेजिडेंट्स हैं वो बाय कर सकते हैं, फिर सेल कर सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज को फॉर एनी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, किसी भी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए, एक्सेप्ट फॉर दोस्त जहाँ पे विड्रॉल जो है फॉरेन एक्सचेंज का प्रोहिबिटेड है। किसने प्रोहिबिट किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोहिबिट किया। ओके, देन डेमोग्राफिक अफेक्टेड, यहाँ पे क्या होगा? जो रेगुलेशन है वो इम्पैक्ट करेगा स्पेंडिंग को बाई हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं वो स्पेंड नहीं कर पाएंगे बाहर जाके ज़्यादा फॉरेन विजिट पे, उन्हें थोड़ा अफेक्ट करेगा, बट ठीक भी है। एप्लीकेबिलिटी क्या है? टैक्स कलेक्टेड एट सोर्सेज की, TCS की, वो देखते हैं। देन यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी, TCS जो है एक टाइप ऑफ टैक्स है जो कि कलेक्ट किया जाता है बाय द सेलर। सेलर कलेक्ट करता है सेलेक्टेड गुड्स पे एंड सर्विसेज पे बायर से। ओके, एंड इन द कंटेक्स्ट ऑफ फॉरेन रेमिटेंस ट्रांजैक्शंस अगर देखें, ये टैक्स जो है कलेक्ट किया जाता है जब इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो मनी बाहर भेजते हैं, अब्रॉड भेजते हैं। ओके, सो यूनियन बजट ने 2023-24 में क्या प्रपोज किया
कि वो 5% TCS मेंटेन करेंगे फॉरेन रेमिटेंस पे, जो कि एक्सीड करेगा 7 लाख। ओके, किसके टुवर्ड्स एजुकेशन एंड मेडिकल ट्रीटमेंट पे। ओके, सिमिलरली इसने प्रपोज किया कि ये कोई चेंज नहीं आएगा 0.5% TCS में, जो कि फॉरेन रेमिटेंस पे है, एक्सीड कर रहा है 7 लाख को टुवर्ड्स एजुकेशन, और वो लोन कहाँ से लिया गया है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। हाउएवर जो कि फॉरेन रेमिटेंस है अदर पर्पसेस के लिए अंडर LRS है, या फिर परचेज है ऑफ एन ओवरसीज टूर प्रोग्राम बड़े बड़े लोगों के लिए, ये प्रपोज किया गया कि हाइक किया जाएगा TCS को फ्रॉम 5% टू 20%। देन बैकग्राउंड क्या है ये LRS का, वो देखते हैं। इंसेप्शन, जो LRS स्कीम है ये इंट्रोड्यूस की गई थी 2004 में। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, लिबरलाइज करना एग्जिस्टिंग फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस को एंड फैसिलिटेट करना स्मूथ ट्रांसफर ऑफ फंड्स को अब्रॉड बाई इंडियन रेजिडेंट्स। ओके, देन एप्लीकेशन की बात करते हैं। जो भी इंडियन रेजिडेंट हैं, ऑल रेजिडेंट इंडिविजुअल्स जो भी हैं, वो अलाउड हैं फ्रीली रेमिट करने के लिए अप टू $250,000 पर फाइनेंशियल ईयर फॉर एनी परमिसिबल करेंट और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। ओके, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन ले लो आप। इंडिविजुअल्स जो हैं उनकी रिक्वायरमेंट क्या है कि वो RBI की परमिशंस वहाँ पे नीडेड होगी टू मेक एनी रेमिटेंस अबव दिस थ्रेशोल्ड। अगर इसके ऊपर रेमिटेंस करना है तो RBI की परमिशन लगेगी। ओके, देन स्कीम जो है वो अवेलेबल नहीं है कॉरपोरेट्स के लिए, पार्टनरशिप फर्म्स के लिए, HUF के लिए, ट्रस्ट के लिए, एक्सेट्रा। ओके, रेमिटेंस कैन बी मेड इन एनी फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं प्रोहिबिटेड एंड परमिसिबल रेमिटेंस में क्या अंतर है। लेट्स सी, प्रोहिबिटेड रेमिटेंस क्या है। फॉर पर्पस, कौन से पर्पस के, जो कि स्पेसिफिकली प्रोहिबिटेड है अंडर शेड्यूल 1 या फिर रिस्ट्रिक्ट है अंडर शेड्यूल 2 ऑफ FEMCAT रूल्स, वहाँ पे आप रेमिटेंस नहीं दे सकते। ओके, देन फॉर ट्रेडिंग इन फॉरेक्स अब्रॉड, ये भी प्रोहिबिटेड है। कैपिटल अकाउंट रेमिटेंस है कौन सी कंट्रीज़ के लिए, जो कि आइडेंटिफाइड हैं बाई FATF एज नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज। FATF मीन्स फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ओके, टू दोज इंडिविजुअल्स एंड एंटिटीज़, उनको नहीं दे सकते आप जो कि आइडेंटिफाइज है, जो कि रिस्क पोज करते हैं ऑफ कमिटिंग एक्ट ऑफ टेररिज्म। देन गिफ्ट नहीं दे सकते किसी भी रेजिडेंट को इन फॉरेन करेंसी। परमिसिबल क्या है फिर, प्राइवेट विजिट्स कर सकते हो यानी किसी भी कंट्री में एक्सेप्ट नेपाल एंड भूटान। गिफ्ट या डोनेशन ये परमिसिबल है। ओके, ये गिफ्ट जो था वो दूसरी फॉरेन करेंसी में था। ओके, ये गिफ्ट और डोनेशन दूसरा है। गोइंग अब्रॉड फॉर एम्प्लॉयमेंट, एमिग्रेशन हो गया, मेंटेनेंस हो गया क्लोज रिलेटिव्स का अब्रॉड, ट्रैवल हो गया बिजनेस का या फिर कॉन्फ्रेंस का या फिर स्पेशलाइज ट्रेनिंग या फिर मेडिकल एक्सपेंसेस का, स्टडी हो गई अब्रॉड, इस पे सब पे रेमिटेंस जो है वो परमिसिबल है। सो अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। सो ये न्यूज़ में क्यों आया था, ओके देखते हैं। रेटिंग्स एजेंसी जो है मूडी, उसने अफर्म दिया इंडिया को क्या, Baa3 रेटिंग दी थी इंडिया को, और मेंटेन किया कि एक स्टेबल आउटलुक है इंडियन इकोनॉमी में। ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के बारे में बात करते हैं। ये सॉवरेन रेटिंग जो है असेस करती है कि क्रेडिट वर्दिनेस क्या है किसी भी कंट्री का, एंड ये गॉज करते हैं इन्वेस्टर्स को लाती हैं किसी भी कंट्री में कि वो इन्वेस्ट करें। ओके, देन ये कवर करते हैं मोर देन $66 ट्रिलियन का सॉवरेन डेट। जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं एक गेटकीपर की तरह एक्ट करती हैं ग्लोबल कैपिटल के। करेंटली बात करें तो इंडिया इज रेटेड इन्वेस्टमेंट ग्रेड, इंडिया को इन्वेस्टमेंट ग्रेड की तरह रेट किया जाता है बाई 3 मेजर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स हो गया, मूडीज हो गया एंड फिच हो गया। ओके, सेवरल क्राइटेरिया होते हैं बिहाइंड रेटिंग। ओके, बिहाइंड रेटिंग है गवर्नमेंट्स क्रेडिट वर्थिनेस, जैसे कि पॉलिटिकल रिस्क हो गया, टैक्सेशन है, करेंसी वैल्यू है, लेबर लॉज है, और यहाँ पे सॉवरेन रिस्क भी होता है। ये क्या है, जहाँ पे कंट्री की एक सेंट्रल बैंक है वो चेंज कर सकती है अपने फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस को, बट RBI में इतना ज़्यादा कुछ नहीं, इतनी जल्दी कुछ चेंज नहीं होता। ओके, देन यहाँ पे रेटिंग सिंबल्स को एक्सप्लेन किया गया है, देखते हैं। फर्स्ट है यहाँ पे AAA, ये हाईएस्ट डिग्री ऑफ सेफ्टी प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग टाइमली सर्विसिंग ऑफ डेट ऑब्लिगेशंस, तुरंत मतलब पे कर देंगे, कोई भी डिफॉल्ट नहीं। ओके, देन आता है AA, यहाँ पे हाई डिग्री ऑफ सेफ्टी होती है। देन A आता है एडिक्वेट डिग्री ऑफ सेफ्टी, पर्याप्त सेफ्टी होती है। ओके, देन BBB आता है यहाँ पे। सो यही B3 है जो इंडिया को मिला है, मॉडरेट डिग्री ऑफ सेफ्टी होती है। ओके, देन BB होता है, पहले यहाँ पे इंडिया रहता है, मॉडरेट रिस्क ऑफ डिफॉल्ट होता था। B में देखें तो हाई रिस्क ऑफ डिफॉल्ट है, C में
वेरी हाई रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट है, एंड डी में तो पूछो ही मत, इन डिफ़ॉल्ट, पहले से डिफ़ॉल्ट में है, एक्सपेक्टेड टू बी इन डिफ़ॉल्ट सून, या फिर डिफ़ॉल्ट आगे चल के कर देंगे। ओके, देन यहाँ पे दिया गया कि रोल क्या होता है क्रेडिट रेटिंग्स का। ये हेल्प करती हैं इन्वेस्टर्स को कि वो वेल इन्फॉर्म्ड रहें इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को लेके कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। इनकरेज करते हैं एंटिटीज़ को कि वो टाइम पे करें। डिपिक्ट लाइवलीहुड ऑफ अ बोरोवर, डिपिक्ट करते हैं कि लाइक्लीहुड क्या है किसी बोरोवर का, कि वो डिफ़ॉल्ट करता है या फिर रीपे करता है या फिर लोन को विद इंटरेस्ट ओके देते हैं नहीं देते हैं। इनेबल करता है नेशंस को एंड स्टेट्स को कि वो सेल कर सकें बॉन्ड्स को, किसे बॉन्ड्स को किसे सेल करेंगे, इन्वेस्टर्स को, इन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट। लेट्स गो अहेड। सो नेक्स्ट हमारा है कि क्रेडिट रेटिंग इन इंडिया के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे क्या है कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो सेबी है वो रेगुलेट करता है सारी क्रेडिट रेटिंग फर्म्स को अंडर सेबी रेगुलेशंस 1999 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। ओके, 7 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं इंडिया में, क्राइसिल, केयर, ICRA, अक्विट रेटिंग्स, ब्रिकवर्ट रेटिंग, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड एंड इन्फोमेरिक्स वैल्यूएशन एंड रेटिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये नाम ध्यान रखो। ओके, वॉट डू दे डू, बस एक बार सुन लिया बहुत है। वॉट दे डू, ये क्या करते हैं, ये एम्पावर करते हैं मार्केट पार्टिसिपेंट्स को कि वो टाइमली इन्फॉर्मेशन उनके पास रहे एंड अनबाइस्ड ओपिनियंस के लिए। हेल्प करता है कि फाइनेंशियल मार्केट है वो ग्रो हो सके और ज़्यादा एफिशिएंट हो सके। इवेलुएट एंड असेस करते हैं कि इंडिविजुअल या फिर कंपनी की क्या क्रेडिट वर्दिनेस है। सो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ इंक्रीज इन IMF कोटा, दैट इज़ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। सो यहाँ पे न्यूज़ में क्यों आया ये, क्योंकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है IMF, उसका एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसने अप्रूव किया एक प्रपोजल को कि IMF कोटा में इंक्रीज़ होना चाहिए। और न्यूज़ में क्या था, जो बोर्ड है उसने प्रपोज किया एक 50% कोटा इंक्रीज़ होना चाहिए एलोकेटेड टू मेंबर्स इन प्रपोर्शन टू देयर करेंट कोटाज, जो कि करेंट कोटा जो अवेलेबल है उसके रिस्पेक्ट में। ओके, अब क्या होगा कि जो प्रपोजल वो कंसीडर किया जाएगा एंड वोट किया जाएगा बाय बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, जिसके बाद वो एक इफेक्टिव हो जाएगा। ओके, इम्प्लीमेंट किया जाएगा। देन सिग्निफिकेंस क्या है राइज इन कोटा का, ये सेफ गार्ड करता है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को, कैसे, बाय इन्हांसिंग IMF परमानेंट रिसोर्सेज। मिलता कैसे है, IMF कोटा का फॉर्मूला क्या होता है, 15% इकोनॉमिक वायबिलिटी पे जज करते हैं, देन इंटरनेशनल रिजर्व पे 5%, ओपननेस क्या है ग्लोबल इकोनॉमी की वो 30% एंड 50% GDP पे। नेक्स्ट चलते हैं अब आगे, ये लास्ट पेज है अब। रिड्यूसिंग रिलायंस ऑन बोरोड रिसोर्सेज, से रिड्यूस होती है रिलायंस जो है बोरोड सोर्सेज पे। करेंटली क्या होता है कि फंड जो है वो रिलाई करता है बायलेटरल बोरोइंग अरेंजमेंट्स पे एंड प्लेजेस पे टू अ क्राइसिस लेंडिंग फंड, जिसे बोलते हैं न्यू अरेंजमेंट्स टू बोरो फॉर नियरली 60% ऑफ इट्स लेंडिंग रिसोर्सेज। अब देखते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है ओके, इसलिए स्ट्रेस मत करो यहाँ पे। अबाउट IMF कोटा, ये क्या होता है, कोटा जो होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं IMF के फाइनेंशियल एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर के। कोटा डिनोमिनेट किए जाते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स में, जो कि एक IMF का यूनिट ऑफ अकाउंट है। क्या डिटरमाइन क्या करते हैं कोटा से, यूज़ क्या है कोटा का वो देते हैं। ये डिटरमाइन करता है कि रिसोर्स कंट्रीब्यूशन कैसा होगा मेंबर्स के बीच में, कैसे वो रिसोर्स कंट्रीब्यूट करेंगे। देन वोटिंग पावर डिटरमाइन करता है। मेंबर्स जिनके पास 1 लाख XDR 1 लाख SDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स का कोटा होता है, प्लस बेसिक वोट्स होते हैं उनके पास, 1 वोट मिलता है पर 1 लाख SDR। ओके, प्लस बेसिक वोट्स तो होते ही हैं जो कि सेम होते हैं सभी मेंबर्स के लिए। अमाउंट ऑफ लोन्स जो है फॉर अ मेंबर कैन ऑब्टेन फ्रॉम IMF, ये भी डिटरमाइन होता है कि क्या उसके पास कोटा है। जनरल अलोकेशन ऑफ SDRs, एंड इंडिया के पास कोटा की बात करें तो 2.7% है अभी, बट वोटिंग राइट्स जो है वो 2.63% की ही हैं। देन यहाँ पे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में है, देखते हैं। जेनेसिस कब हुआ था, ये फाउंड हुआ था ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस में 1944 में। वेरी इंपॉर्टेंट, कंट्री जो भी कंट्री है पहले उसे IMF ज्वाइन करना पड़ेगा वर्ल्ड बैंक ग्रुप ज्वाइन करने से पहले। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है। रोल क्या है, IMF के 3 क्रिटिकल मिशंस हैं। फर्स्ट, फर्दरिंग इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉपरेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉपरेशन होना चाहिए। इनकरेज करता है एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ में, एंड डिस्करेज करता है पॉलिसीज़ को जो कि हार्म करती हैं प्रॉस्पेरिटी। ओके, 190 कंट्रीज़ इसमें हैं और इंडिया भी इसका पार्ट है। कनेक्शंस की बात करें यहाँ पे तो ये कॉपरेट करता है क्लोजली विद अदर ग्रुप्स जैसे कि G20 हो गया, एंड सपोर्ट करता है G20 के एफर्ट को जिससे कि सस्टेन किया जा सके। क्या सस्टेन, इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉपरेशन थ्रू इट्स म्यूचुअल असेसमेंट प्रोसेस जो भी होती है।
की रिपोर्ट्स जो देता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों रिपोर्ट्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक एंड ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये दोनों ही कौन देता है, IMF देता है। तो इसी के साथ ही हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। आइए दिखा देता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या कवर करेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे एग्रीकल्चर का पार्ट, ये भी काफ़ी बड़ा पार्ट होगा। ओके, लगभग 12-13 पेजेस यहाँ पे हैं, 47 से 59 तक लेके 12 पेजेस का पार्ट ये भी होगा। सो लेट्स बाइंड दिस लेक्चर हियर, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो इन द केस यू लाइक्ड इट, एंड प्लीज़ इंस्टाग्राम चैनल पे फॉलो करो, ओके, जिससे कि आपको और एक्सेस हो सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।